गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देवर स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में लास्ट टाइम आपको लास्ट डे चैप्टर फर्स्ट बताया था मैंने, माता का आंचल। माता का आंचल जो कहानी थी उसे बताया था। उस कहानी में जो कहानी थी वो माता के मोहब्बत से भरी हुई कहानी थी। बच्चे पिता के साथ खेलते हैं, ईश्वर उपासना भी करते हैं, दिन में अलग से भी खेलते हैं, लेकिन लास्ट में जरूरत से ज्यादा उधम करने पर, मतलब उपद्रव करने पर बच्चे खेलते खेलते चोट लग जाती है, तो पुनः माता के पास जाते हैं और वहां जो है माता के आंचल में जाकर छिप जाते हैं। वहां उन्हें आनंद अनुभूति होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी वृद्धा के समय वो पिता के पास न जाकर पानी सड़ देता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसा आपने कल स्टोरी में मैंने आपको पढ़ाया था कि बच्चे अधिकतर जो पिता के साथ ही रहते थे, साथ में सोते थे, भजन और पूजा प्रार्थना भी उन्हीं के साथ करते थे, अधिकतर उनके साथ जाते भी थे और खेलते कूदते समय भी पिता उनके अधिकतर साथ रहते थे। इतने सबके बाद भी बच्चे पिता की विपदा के समय पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। तो उत्तर है माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। वह चाहे अपने पिता से कितना ही प्रेम करता हो या पिता अपने बच्चे को कितना भी प्रेम देता हो, पर जो आत्मिक सुख मां की छाया में प्राप्त होता है वह पिता से प्राप्त नहीं होता। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था और जब उस पर विपदा आई तो उसे शांति और प्रेम की छाया अपनी मां की गोद में जाकर मिली। वह शायद उसके पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। मां के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए भी कहानी का नाम मां का आंचल रखा है। प्रश्न नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर ससकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ अपने साथियों को देखकर ससकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि नहीं हो सकता है, अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। उसके खेल और हुड़दंग के साथी हैं, उनके साथ और सब कुछ भूल जाता है। गुरुजी द्वारा गुस्सा करने पर वो अपने पिता की गोद में रोने और बिलखने लगता है, परंतु अपने मित्रों को मजा करते देख, मतलब खेलते कूदते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता। मार की पीड़ा खेल की पीड़ा के आगे कुछ नहीं लगती, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपने मित्र मंडली में जाकर खेत में खेलने चला जाता है। प्रश्न नंबर 3, आपने देखा हो कि भोलानाथ उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेतवाद से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो ये हमें तुकबंदी लिखनी है, यहाँ आपको स्वयं के विचार लिखने हैं, अपने विचार। आप लोग गांव में रहते हो, कोई लोग अवश्य रहता हो गांव में, अधिकतर लोग गांव में ही है, तो खेत से संबंधित, खेलने से संबंधित अपने साथियों के साथ मचाए हुए हुड़दंग के साथ, उस उपद्रव के साथ जो तुकबंदी होती हो वो हमें यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, भोला और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री और आपके खेल और खेलने की सामग्री किस प्रकार भिन्न है? क्वेश्चन है, भोला और उसके साथियों के खेलने की सामग्री और आपके खेलने की सामग्री से दोनों में क्या भिन्नता है, क्या अलग है? तो भोलानाथ और उसके साथी जो गांव में रहते हैं तो वो खेतों और खेती से जुड़ी हुई और उन्हीं से संबंधित खेल खेलते हैं। भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन और खेतों पर पड़ी हुई चीजों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिससे वो खेलते और खुश होते। परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से भिन्न है। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम, वो कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीजें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं
सुलभता से वो बिना मूल्य खर्च किए प्राप्त हो जाती है, परंतु आज के बच्चों की खेल सामग्री मूल्य खर्च करने पर ही प्राप्त होती है। भोलानाथ की खेल की सामग्री और खेलने का तरीका प्राकृतिक है, गांव से संबंधित है, वहां पर कोई मूल्य नहीं देना पड़ता है, ये भिन्नता है। पाठ में आए हुए ऐसे प्रसंगों का वर्णन करना है जो आपके दिल को छू गए हों। भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था तो आईने में अपनी प्रतिमा को देखकर खुश हो रहा था। वहीं पिता द्वारा रामायण का पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर और मुस्कुराकर आईना रख देता है। बच्चों को अपने पक्ष के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर लगता है और उसका शर्माकर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है। यह एक घटना थी। दूसरी घटना पर आते हैं। बच्चों द्वारा बारात का स्वागत रचते हुए दुल्हन को लिवाना, वो खेल में अच्छा खेलते हैं। बच्चों द्वारा बारात का स्वागत करते हुए दुल्हन को लिवाना और पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना, बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है। दूसरी ओर उनकी नाटकीयता और उनका स्वांग, उनका बचपन ये झलकता है। तीसरी घटना, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, अच्छा अर्थात बच्चे से हार कर गिर जाना, बच्चे को अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। प्रश्न नंबर 6, उपन्यास में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तीस के दशक अर्थात 1930 के आसपास ग्रामीण संस्कृति में बनावटी दिखावा जीवन का अभाव था। लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। उस समय ग्रामीण लोगों पर विज्ञान का अधिक प्रभाव नहीं था। लोग बाजार अथवा दूसरों पर कम आश्रित थे। चोट लगने अथवा बीमार पड़ने पर भी बाजार में दवाइयों के स्थान पर घरेलू नुस्खों का अधिक प्रयोग करते थे। पहले की तुलना में आज की ग्रामीण संस्कृति में काफी परिवर्तन आए हैं और अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बेल की और बैल के स्थान पर, जहां बैलों का प्रयोग होता था खेती के लिए, वहां पर बैलों के स्थान पर क्या है, ट्रैक्टर से खेती होती है। घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग किया जाता है। विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले की तुलना में अब किसान खेतिहर मजदूरों की संख्या घट रही है, किसानों की संख्या घट रही है। घर की छोटी छोटी चीजों के लिए लोग दूसरों पर अब आश्रित है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा, अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित करिए। यह प्रश्न भी आपको अपने भाव अपने विचार लिखने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं और यह क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है। जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखना है। भोलानाथ के पिता एक सजग और स्नेही पिता हैं। उनके दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना और उसकी बाल स्वरूप पीड़ा से प्रसन्न होना उसके स्नेह और प्रेम को व्यक्त करता है। उसको जरा सी पीड़ा हो जाए तो वह तुरंत ही रक्षा के प्रति सजग हो जाते हैं। गुरुजी द्वारा सजा दिए जाने पर वह उनसे माफी मांगकर अपने साथ ही लगा लाते हैं, मतलब अपने साथ ही लेकर आ जाते हैं। यहाँ भोलानाथ के लिए उनके असीम प्रेम और सजगता का प्रमाण मिलता है। भोलानाथ की माता का वात्सल्य उमस से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र को भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान और भय कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने और चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। वह सारे काम छोड़कर अपने पुत्र को अपनी बाहों में भरकर
उसको सांत्वना देने का प्रयास करती है, अपने आंचल से उसके शरीर को साफ करती है। इससे उनकी माता अपने पुत्र के प्रति अमिट प्रेम और ममत्व और वात्सल्य का पता चलता है। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए अन्य कोई शीर्षक सुझाइए। इसका शीर्षक हम दूसरा भी रख सकते हैं। शीर्षक का अभिप्राय होता है कि हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय को एक प्रमुख नाम देना ही शीर्षक कहलाता है। जैसे लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल क्यों रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया। भोलानाथ की माता और पिता दोनों से बड़ा भोलानाथ को माता पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उस दिन पिता की छत्र छाया में ही उसका दिन जो है पिता की छत्र छाया में शुरू होता है। पिता उसकी हर पीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब सांप को देखकर डर जाता है तो पिता की छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम और शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपने सुध को अपनी सुध खो देती है और प्रेम का अनुभव सुदबुद खो देती है। बस यही प्रयास इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके, पुत्र की पीड़ा को पुत्र की तकलीफ को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उस बच्चे को आत्मिक सुख और प्रेम का अनुभव कराता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक हो सकता था माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है। अतः यह शीर्षक सार्थक है, उचित है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अब हमारा प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करने की विभिन्न प्रकार की हरकतों से करते हैं। नंबर एक, वे अपने माता पिता से हट द्वारा अपनी मांगे मनवाते हैं। हट मतलब जिद द्वारा अपनी मांगे मनवाते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। नंबर दो, माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर, नाना प्रकार का अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलकर, माता पिता को अपने रोजमर्रा के खेल और बातों को बताकर, और माता पिता को अपने रोजमर्रा के खेल और अपनी बातों को बताकर। अगला, माता पिता की गोद में बैठकर या फिर पीठ पर सवार होकर माता पिता के साथ रहकर और उनसे माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। इस पाठ में बच्चों की दुनिया जो रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है। यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अतिरिक्त साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन है। परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज्जा आदि में अपना बचपन बिता देते हैं। और इस प्रकार माता का आंचल कहानी के प्रश्न मैंने आपको बता दिए, समझा दिए। आपने पढ़ना और याद करना है। अब हम आ जाते हैं सेकंड चैप्टर पर।
कृतिका पुस्तक का सेकंड चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक। लेखक हैं कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी यहाँ से शुरू हुई। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, क्योंकि जमाना नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। इसके लिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है और करीब 400 पाउंड का खर्चा इस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। संघ इंग्लैंड में बज रहा था, वो हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए था। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वह रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और विषाक्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था, किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश की थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक। नाक का विक्राय यहाँ पर शान से है, सम्मान से है। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। नाक के लिए बड़े बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था जॉर्ज पंचम की नाक के लिए। हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक यकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, यकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हो गई। देश के खैर ख्वाह में एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया कि क्या करना है। वहां सभी सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह पाएगी।
उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और तय किया गया कि हर हालत में नाक का होना जरूरी है। तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उनके चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास, कुछ बदहवास। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बात की बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए, पर कुछ भी पता न चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते बयान दिए, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दामोदर आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वो बोला, पत्थर की किस का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पार पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज देश के गर्भ में छिपी हुई है। जरूरत है खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। एक छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों, पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं था। वह पत्थर विदेशी है। सभापति ने देश में आकर कहा, लानत है आपकी वकीलता। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप पड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन शर्त पर कि यह बात अखबारों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया है। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी। गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राय राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाम जोग की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास में पहुंचा। शक्ति मूर्ति को भी देखा। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा। उसने मुश्किल बयान की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझुलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस मारते हुए आगे कहा, सुना है बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्ति स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा। उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलकर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई
तो फिर रानी का स्वाद करने का मतलब यह तो नाक कटाने वाली बात हुई, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतअंगेज ख्याल उसके दिमाग में पौधा। उसने पहली शर्त दोहराई कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उस दरवाजे फिर बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, क्योंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दिया। इस बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ हचकचाया तो धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चढ़ाना मेरा काम है, सिर्फ आप इजाजत दीजिए। कानाफूसी हुई, मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लगने के लिए, नाक लगने से हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का ताला सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई, काया पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, सब तैयारियां धीरे धीरे चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता है तथा मूर्तिकार खुद और अपने बदायूं से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वाला से कुछ और मदद मांगी और उसे दी गई, लेकिन हिदायत के साथ एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबार ने खबरें छापी, पंचम की नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक और बात गौर करने वाली थी। उस दिन देश में कहीं किसी के उद्घाटन की कोई खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट और की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर समारोह नहीं हुआ था, किसी का काया चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाम तो सिर्फ एक चाहिए थे, वह भी बुद्ध के लिए, बुद्ध अर्थात पुतले के लिए। एक पुतले के लिए नाम की आवश्यकता थी और वो थे जॉर्ज पंचम। हम कुछ शब्दों पर आते हैं जो इस पाठ में लिए गए थे। जैसे दाम जैसे दारोमदार, दारोमदार होता है किसी कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी। इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हुआ, सेकंड चैप्टर। अब आपको नेक्स्ट डे चैप्टर के
हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े मुहावरे भी नीम प्रचलित है, जैसे नाक कटना, नाक कटाना प्रमुख। इस मामले का विस्तार से करते हुए व्यंग्यात्मक प्रयोग किया गया। कमलेशन ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी सरकार से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेश यात्रा पर गहरी छूट की। अपनी कथन में सफल कहानी पात्रता पत्रकारिता और सार्थकता को रेखांकित करती है, साथ ही व्यवसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। और इसके साथ आज आपकी क्लास समाप्त की जाती है। नेक्स्ट डे हम इसके प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे।